लास्ट लेक्चर में हम इनकम फ्रॉम सैलरी का फुली टैक्सेबल और पार्शली टैक्सेबल का पोर्शन पढ़ रहे थे। अब तक हम इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 के हवाले से 10 परक्विजिट्स डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, ओवरसीज अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, इनके अलावा 10 परक्विजिट्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अकोमोडेशन, कन्वेंस, मेडिकल, लोन टू एम्प्लॉई, स्पेशल अलाउंस, स्पेशल एडिशनल अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, पेंशन, ये वो अलाउंसेस हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को प्रोवाइड करता है। इनकी टैक्स ट्रीटमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में हम फुली टैक्सेबल और पार्शियल टैक्सेबल आइटम्स डिस्कस कर चुके हैं। आज भी हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी को, सेक्शन 12 की फुली टैक्सेबल और या पार्शियली टैक्सेबल आइटम। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12, इसकी फुली और पार्शियली टैक्सेबल आइटम्स जो बाकी रह गई हैं कल वाले लेक्चर से, फुली टैक्सेबल, फुली और पार्शियली टैक्सेबल आइटम्स। बेटा इनके नाम भी याद रखने हैं, इनके मीनिंग भी याद रखने हैं, क्योंकि आपने जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर 20-21 पॉइंट्स होंगे, वो डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम होंगी। नाम याद रहेगा ना, नाम का मतलब आता होगा तो पता चल जाएगा भाई ये इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखना है। क्यों? क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी में सारी वो इनकम आती है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। तो अगर नाम और उसका मतलब याद रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको याद है भाई रिसर्च अलाउंस, तो पता होना चाहिए भाई ये सैलरी, क्योंकि और भी इनकम शामिल हो जानी है। अभी तो आप सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ी ना अभी तक आपने, इसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्सेज भी साथ आ जाने हैं। फिर सारी इनकम जब मिक्स होकर पेपर में आनी है ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये वाली इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखनी है क्योंकि ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। ये वाली इनकम मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखनी है, ये प्रॉपर्टी इनकम है, ये बिजनेस इनकम है। आपने उनकी कैटेगरीज भी करनी है खुद से। तो अगर नाम याद रहेगा, उसका मतलब याद रहेगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कल से आपको। नाम लिखता हूँ भाई रिसर्च अलाउंस इसको कहा जाता है, कम्युनिकेशन अलाउंस इसको कहा जाता है, प्रोजेक्ट अलाउंस का मतलब ये है, लीव एनकैशमेंट का मतलब ये है, ताकि आपको मतलब भी याद रहे और ये पता चल जाए, याद रहे इस हवाले से कि ये बेनिफिट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो बेनिफिट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा ना, सिर्फ वो इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखे जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो इनकम है वो यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी में, यहाँ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगी, या इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी, या अदर सोर्स में, या कैपिटल गेन में। नेक्स्ट बेटा बिग सिटी अलाउंस। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बिग सिटी अलाउंस अगर देता है, बड़े शहर में ज़्यादा खर्चे होने की वजह से, महंगी रिहाइश, महंगा खाना होने की वजह से, अगर कोई कंपनी अपने मुलाजमीन को बिग सिटी अलाउंस देती है, तो बेटा बिग सिटी अलाउंस फुली टैक्सेबल है। बिग सिटी अलाउंस अगर मिलता है किसी एम्प्लॉय को तो वो फुली टैक्सेबल है। उसके बाद रिवॉर्ड ऑन पासिंग द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। रिवॉर्ड ऑन पासिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस होते हैं जी अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कई ऐसी जॉब्स हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन के लिए एक रेगुलर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स का प्रोसीजर होता है। आर्मी में, जुडिशरी में, क्या वो एग्ज़ाम देते जाएं, आप क्वालिफाई करते जाएं, आपकी प्रमोशन उसकी बेस पर होती जाएगी, आपका रैंक उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा। अगर किसी ने वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास किया, बैंक्स में होते हैं, IBCC के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो अगर आप बैंक में वो एग्ज़ाम देते हैं, आप वो पास कर लेते हैं, तो आपको कैश अवार्ड मिलता है। तो अगर किसी को कोई भी रिवॉर्ड मिला है ऑन पासिंग द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, कोई भी बेनिफिट मिला है, रिवॉर्ड मिला है, बेटा वो रिवॉर्ड जो आपको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन क्लियर करने से मिला है, दैट इज़ फुली टैक्सेबल।
एनुअल लीव फेयर असिस्टेंस, एनुअल लीव फेयर असिस्टेंस, LFA इसको कहा जाता है, लीव फेयर असिस्टेंस। बेटा ये लीव फेयर असिस्टेंस क्या होती है? अगर आप इसका लफ्जी मतलब देखें तो इसका मतलब होता है छुट्टियां, सालाना छुट्टियां, फेयर किराया, असिस्टेंस मदद। मुलाजमीन को सालाना छुट्टियां दी जाती हैं उनकी पिकनिक के लिए, प्लेयर टूर के लिए, फैमिली ट्रिप्स के लिए। अगर कंपनी अपने मुलाजमीन को फैमिली ट्रिप्स के लिए सालाना छुट्टियां देती है और छुट्टियों के साथ वो लीव फेयर असिस्टेंस भी देती है, नकद पैसे देती है, भाई इतनी छुट्टियां करें इतने पैसे आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पर मैं, कई कंपनियां ऐसी हैं, मेरा भाई एक कंपनी में जॉब करता था इसे 2-4 साल पहले, वो कंपनी सालाना 20 दिन की छुट्टियां देती थी। और सिर्फ छुट्टियां नहीं, अगर आप वो छुट्टियां करते हैं तो आपको उस महीने 1.5 महीने की सैलरी मिलती थी। छुट्टियां भी करें सैलरी भी इजाफी मिलेगी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि कंपनी का मकसद ये कि आप छुट्टियां करें, आप रिलैक्स होकर 20 दिन बाद वापस आएँ। और उस 20 दिन में ये नहीं कि छुट्टियां करके घर बैठे रहना है, कंपनी इजाफी पैसे देती है कि इन छुट्टियों में आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप्स करें, ताकि आप जब 20 दिन बाद आएँ तो रिलैक्स होकर आएँ, आप फ्रेश होकर आएँ, कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल बनकर आएँ। तो लीव फेयर असिस्टेंस कंपनीज देती हैं, मुलाजमीन को सालाना छुट्टियां भी देती हैं और छुट्टियों में पैसे भी इजाफी देती हैं, ताकि वो इन पैसों के साथ अपनी फैमिली के साथ कोई ट्रिप कर सके। कोई लीव फेयर असिस्टेंस इसको कहा जाता है कि वो फेयर की मद में, किराए की मद में असिस्टेंस करना। लीव फेयर असिस्टेंस बेटा फुली टैक्सेबल है, लीव फेयर असिस्टेंस फुली टैक्सेबल है। उसके बाद वेवर ऑफ एन अमाउंट, वेवर ऑफ एन अमाउंट पेएबल बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। वेवर का मतलब है रकम माफ कर देना, और पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज लोन। कंपनी आपका कर्जा अदा कर दे या आपका कर्जा माफ कर दे। आपको कर्ज दिया हो कंपनी ने और बाद में वो कंपनी कहती है हमने आपको वो कर्ज माफ कर दिया, दैट इज कॉल्ड वेवर, माफ कर देना। कंपनी ने आपको कर्जा दिया हुआ था 2 लाख रुपए का, कंपनी ने कहा आप हमें 2 लाख पे ना करें, बस हमने वेव ऑफ कर दिया, वेव ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। तो इंप्लॉय के लिए 2 लाख बेनिफिट है। या क्या होता है जी, कंपनी क्या करती है, अपने मुलाजमीन का कर्जा अदा कर देती है। मुलाजिम ने कहीं से कर्जा लिया हुआ है, उसने कंपनी के मालिक से रिक्वेस्ट की, कंपनी ने उसका कर्जा अदा कर दिया। अगर कंपनी अपने मुलाजिम का कर्जा अदा कर देती तो मुलाजिम को फायदा हुआ ना, एम्प्लॉय को फायदा हुआ। वेवर ऑफ एन अमाउंट पेएबल बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर या पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज लोन, या एम्प्लॉय का कर्जा अदा कर देना, दैट इज फुली, ये बेनिफिट है और बेटा फुली टैक्सेबल है, बेनिफिट है और फुली टैक्सेबल। उसके बाद टैक्स ऑफ एम्प्लॉय, बोर्न बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का टैक्स हो, पे कर दे एम्प्लॉयर, टैक्स हो एम्प्लॉय का, पे अगर एम्प्लॉयर कर दे तो ये बेनिफिट है, फुली टैक्सेबल है, कि मेरा टैक्स बर्डन था, मेरी कंपनी ने मेरा टैक्स बर्डन अदा कर दिया, फुली टैक्सेबल। फायदा हो गया ना। मिसाल के तौर पर आपका 50,000 टैक्स बनता था, कंपनी ने अदा कर दिया, फुली टैक्सेबल है।
देखिए वो कन्वेंस फैसिलिटी जो है ना वो एम्प्लॉय को मिलती है, कन्वेंस फैसिलिटी एम्प्लॉय को मिलती है। यह लिखा हुआ है पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय की फैमिली को मिली है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय की फैमिली को मिली है तो ये फुली टैक्सेबल होगी। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय की फैमिली को मिली है तो फुली टैक्सेबल होगी। बेटा ये जो सब मैं लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं, इन सब का मतलब यही है, कंपेंसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ कि एम्प्लॉय को अगर जॉब से निकाल दिया जाता है, अगर किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया जाता है या उसे नोटिस दे दिया जाता है तो ये असूल है अक्सर कंपनीज का कि वो जब एम्प्लॉय को जॉब से फारिग करते हैं तो उसे एक्स्ट्रा सैलरी देते हैं, 2 महीने की सैलरी दे दी, 1 महीने की एडवांस सैलरी दे दी ताकि वो इस 1 महीने में अपने लिए जॉब सर्च कर सके। ये नहीं कि आज फारिग हुआ तो आज से हिसाब किताब क्लियर हो गया, कुछ कंपनसेशन देते हैं उसे जॉब से निकालने की, 1 मंथ नोटिस पीरियड की या जॉब से टर्मिनेट करने का के लिए कुछ कंपनसेशन मिलती है, कुछ इजाफी पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसे कोई भी बेनिफिट अगर एम्प्लॉय को मिला है, कंपनसेशन इन लीव ऑफ 1 मंथ नोटिस पीरियड, कंपनसेशन फॉर अर्ली रिटायरमेंट, कंपनसेशन ऑन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ जॉब, अगर ऐसी कोई भी कंपनसेशन एम्प्लॉय को मिली है टर्मिनेट होने के लिए, जॉब से निकलने के लिए, निकाले जाने की वजह से, तो ये कंपनसेशन बेनिफिट है और ये फुली टैक्सेबल है। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को कोई कंप्यूटर, कोई कुकिंग रेंज, कोई रेफ्रिजरेटर, कंपनी ना अपने मुलाजमीन को या प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, प्लॉट सोल्ड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय, बात बेटा फॉलो करनी है। कंपनी आपको कोई बेनिफिट दे दे, चाहे वो लैपटॉप दे दे, कंप्यूटर दे दे, कंप्यूटर और लैपटॉप भी साथ लिख लें क्योंकि ये वर्डिंग ना यूज़ होती है, ये मौज़म मुगल की बुक में ये वाली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होनी है जिसके न्यूमेरिकल आपने करने हैं। कंप्यूटर सोल्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, लैपटॉप सोल्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, कुकिंग रेंज सोल्ड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉई, रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉई,
या कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट जो कंपनी ने अपने मुलाजिम को बेच दिया हो कि भाई ये लैपटॉप हमसे इतने का ले लो, या कुकिंग रेंज हम आपको प्रोवाइड करते हैं इतने का ले लें, देखा क्या जाएगा? देखिए सोल्ड किया है, गिफ्ट नहीं दिया, सेल किया है, गिफ्ट नहीं दिया। देखा क्या जाएगा यहाँ पर देखा जाएगा कि कंपनी ने वो लैपटॉप, वो कुकिंग रेंज, वो रेफ्रिजरेटर, वो प्लॉट, वो मकान अगर एम्प्लॉय को बेचा है तो क्या वो मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर बेचा है या मार्केट वैल्यू के बराबर कीमत पर बेचा है? अगर कंपनी ने ये सब चीजें अपने मुलाजमीन को एट लेस देन मार्केट वैल्यू दी हुई, कंप्यूटर मार्केट में था 50,000 का, कंपनी ने 40,000 का दे दिया, कुकिंग रेंज मार्केट में 20,000 का था, कंपनी ने 12,000 का दे दिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी कंपनी ने, 50 लाख का प्लॉट था, कंपनी ने कहा 48 लाख रुपए का हम अपने एम्प्लॉय को दे देंगे। कंपनी अगर आपको मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर ये दे देगी तो जितना कम कीमत पर देगी वो बेनिफिट है और वो बेनिफिट फुली टैक्सेबल। तो क्या किया जाएगा? इसमें से लेस की जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू। क्या लेस की जाएगी? इनकी फेयर मार्केट वैल्यू। मार्केट में वैल्यू कितनी है और ट्रांसफर्ड प्राइस कितनी है? ट्रांसफर्ड प्राइस में से फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा। जितना सॉरी बेटा ये देखिएगा जरा, क्या देखना है जी आपने? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है कितनी है, उसमें से लेस करनी है ट्रांसफर्ड वैल्यू। क्या लेस करनी है? मिसाल के तौर पर फेयर मार्केट वैल्यू, मैं मिसाल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल फेयर मार्केट वैल्यू होती है 50,000 और कंपनी ये ट्रांसफर कर रही है अपने मुलाजमीन को 35,000 में। एक चीज मार्केट में 50,000 की है, कंपनी अपने मुलाजमीन को 35,000 में दे रही है, तो ये जो 15,000 का बेनिफिट है दैट इज टैक्सेबल। सेम इसी तरह यहां पर ट्रांसफर फेयर मार्केट वैल्यू में से क्या माइनस करना है? ट्रांसफर्ड वैल्यू, जिस कीमत पर कंपनी ने वो चीज आपको दी है। मार्केट में कीमत कितनी है और कंपनी ने किस कीमत पर आपको दी है बेटा, जितनी सस्ती वो चीज मिलेगी वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर मार्केट में कीमत भी 20,000 हो, कंपनी भी आपको 20,000 में दे दे, तो कोई चीज टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल तो बेनिफिट होते हैं ना, टैक्सेबल क्या होते हैं? बेनिफिट्स, इनकम। अगर कंपनी ने आपको मार्केट वैल्यू से सस्ती दी है कोई चीज, तो जितनी सस्ती दी है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे जी, जितनी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से कंपनी ने जो ट्रांसफर्ड वैल्यू की है ना हमें, जिस कीमत पर कंपनी ने ट्रांसफर की है, उस वैल्यू को फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस करके चेक कर लेंगे बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ। तो आमतौर पर कंपनी अपने मुलाजमीन को मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर कोई एसेट दे देती है ना, तो वो टैक्सेबल हो जाता है। तो कोई भी एसेट हो जो कंपनी ने अपने मुलाजमीन को ट्रांसफर किया हो, आपने उसको किसके साथ कंपेयर करना है? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के साथ। पता चल जाएगा कंपनी ने इस कीमत का एसेट इतनी कीमत में अपने मुलाजमीन को दिया। अपेरेंटली पता चल जाएगा कि 20,000 वाली चीज कंपनी ने 15,000 में दे दी है, तो 5,000 का जो फायदा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। वो ऐसे ही कंसीडर होगा जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट देगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखा जाएगा। एक और बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कुकिंग रेंज, provided to the employee for use। कोई टीवी, कोई रेफ्रिजरेटर, कोई कुकिंग रेंज या कोई और चीज जो कंपनी अपने मुलाजमीन को मुहैया कर दे सिर्फ इस्तेमाल के लिए, उसके नाम नहीं, उसको बेचा नहीं,
उसके दफ्तर में रेफ्रिजरेटर, उसके घर के लिए टीवी दे दिया, एलसीडी दे दी, कंप्यूटर दे दिया, कुकिंग रेंज दे दिया। कोई भी एसेट अगर कंपनी अपने मुलाजमीन को प्रोवाइड करे फॉर यूज़ ओनली, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, तो क्या किया जाएगा, उनकी वैल्यू पर डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई कर दिया जाएगा। अगर किसी ने 1 साल इस्तेमाल किया है तो 1 साल में जितनी डेप्रिसिएशन होगी ना, वो बेनिफिट कंसीडर होगा कि ये इसको बेनिफिट हुआ है। मेरी बात जरा फॉलो करें बेटा। एक चीज़ कंपनी आपको दे देती है इस्तेमाल करने के लिए, कुकिंग रेंज है फॉर एग्जाम्पल, 40,000 का कुकिंग रेंज कंपनी आपको दे देती है इस्तेमाल करने का मतलब पता क्या है कि आप जॉब छोड़ के जाएंगे तो वापस करना पड़ेगा, या कंपनी जब चाहे आपसे वापस ले ले। कंपनी ने बेचा तो नहीं आपको, आपसे पैसे तो नहीं लिए। आप उस 40,000 की कुकिंग रेंज को इस्तेमाल करते हैं पूरा साल। अब 40,000 का 40,000 तो टैक्सेबल नहीं हो सकता। कौन सा मेरा हो गया वो कुकिंग रेंज, एम्प्लॉय का तो नहीं हुआ ना। तो इसका फिर असूल भला क्या है, 1 साल में उस कुकिंग रेंज की जितनी डेप्रिसिएशन होनी है ना, 1 साल में उस कुकिंग रेंज की वो बेनिफिट कंसीडर होगा कि भाई मैंने उससे फ़ायदा उठा लिया, मैंने 1 साल उसको इस्तेमाल किया, उसकी कीमत में 1 साल में जितनी कमी होगी दैट इज़ कंसीडर्ड कि भाई मैंने इतने पैसों का उससे फ़ायदा उठाया है। 1 साल की डेप्रिसिएशन फॉर एग्जाम्पल 10% बनती है, 40,000 का 10% देंगे तो 4,000 रुपया आएगा। तो ये समझा जाएगा कि 4,000 का मैंने इस कुकिंग रेंज से फ़ायदा उठाया है। वो 4,000 का जो मैंने फ़ायदा उठाया दैट इज़ कॉल्ड माई इनकम। बेनिफिट है ना, मुझे कहाँ से मिल रहा है, एम्प्लॉयर साइड से, एम्प्लॉयर से बेनिफिट मिल रहा है। तो एम्प्लॉयर से जो भी फ़ायदा मिलता है इनकम फ्रॉम सैलरी में देखा जाता है। तो रेफ्रिजरेटर, कुकिंग रेंज जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसकी वैल्यू ली जाएगी, उस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई होगा, जितनी अमाउंट आएगी बेटा वो टैक्सेबल हो जाएगी। देखिए ना, मोबाइल कंपनी आपको मोबाइल दे देती थी, 2 लाख रुपए का मोबाइल के आप इस्तेमाल करें, जब जॉब छोड़ के जाने तो 2 लाख का मोबाइल वापस करना है, लेकिन आप उसे 1 साल इस्तेमाल करते हैं। अब 1 साल इस्तेमाल किया, कितनी वैल्यू पे टैक्स लगेगा, 2 लाख पे तो नहीं लग सकता। 2 लाख का कौन सा मोबाइल मेरा हो गया है, तो उस 2 लाख की डेप्रिसिएशन देखी जाएगी, उस 2 लाख के मोबाइल की डेप्रिसिएशन देखी जाएगी। मोबाइल पर डेप्रिसिएशन मिसाल के तौर पर हम लेते हैं जी 20%, 2 लाख का 20% दिया जाएगा, 40,000 रुपये आएगा, 40,000 टैक्सेबल है। ये समझा जाएगा कि आपने 40,000 का फ़ायदा उठाया है। ये टेंट सर्विस वाले क्या करते हैं, टेंट सर्विस वाले क्या करते हैं, आप उनकी चेयर्स, आप उनके टेबल, उनकी क्रॉकरी इस्तेमाल करते हैं, उसके बदले में क्या चार्ज करते हैं, वैल्यू लेते हैं कि भाई आपने इतने रुपए का इस्तेमाल कर लिया है, इसकी कीमत में इतनी वैल्यू यूज़ हो गई है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होकर पुराना हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर हमें नया लेना पड़ेगा। तो वो उसके यूज़ के पैसे लेते हैं। तो इस तरह यूज़ के पैसे अकाउंटिंग में, यूज़ के पैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन से। अकाउंटिंग में यूज़ के पैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग में हमने पढ़ना है एडवांस अकाउंटिंग में, जब हम कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर पढ़ेंगे ना, कि कॉन्ट्रैक्ट में जब आप कंस्ट्रक्शन के लिए किराए की मशीनरी लेके आते हैं ना, उन मशीनरी को जितनी देर इस्तेमाल करें उतनी देर की डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है, उतनी देर की डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है। क्लियर हो गया जी। उसके बाद है बेटा फ्री गैस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड, सॉरी फ्री इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ बेटा, वो मैं फुली एग्जाम्प्टेड आइटम में लिखवाऊंगा, ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने आपको ऐसा टर्मिनोलॉजी लिखी होती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड, मुफ्त बिजली कंपनी आपको दे रही है, फुली टैक्सेबल है बेटा। ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस, इसके बारे में मैंने पहले क्या रूल्स बताया हुआ है आपको, ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस के बारे में क्या बताया हुआ है पहले, ये स्पेशल अलाउंस में आता है, फुली एग्जाम्पल। लेकिन अगर ये
नहीं बेटा, इफ नॉट प्रॉपरली वेरीफाइड, वो तो अलग है जो आप बता रहे हैं एयरलाइन वाला, वो तो एंटरटेनमेंट में आता है। ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस एग्जाम्प्ट होते हैं, लेकिन अगर आपके पास बिल मौजूद ना हुए, आपने बताना है कंपनी को आगे भाई मैंने ट्रैवल किया, इतना खर्चा हुआ, मैंने यहाँ पर रिहाइश की, होटल का इतना एक्सपेंस हुआ, मैंने वहाँ खाना पीना किया, इतना खर्चा मेरा हुआ, वो ट्रैवलिंग और डेली अलाउंस के पैसे बिल आपने कंपनी को दिखाने हैं आकर, फिर कंपनी आपको वो रीइंबर्स करेगी या फिर अलो करेगी कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, डेली अलाउंस के पैसे मिलेंगे। अगर वो बिल इफ नॉट प्रॉपरली वेरीफाइड, इफ नॉट प्रॉपरली वेरीफाइड, अगर वो बिल कंपनी को लगे भाई प्रॉपरली वेरीफाइड नहीं है, बोगस हैं, खुद बनाए हुए हैं, जानबूझकर बनाए हुए हैं, पैसे लेने के लिए बनाए हुए हैं। लोग करते क्या हैं, कंपनी उन्हें भेज दी इस्लामाबाद, आपने ये मीटिंग अटेंड करके आनी है 4 दिन के लिए। लोग क्या करते हैं, इस्लामाबाद में कोई दोस्त ढूंढते हैं, कोई रिश्तेदार ढूंढते हैं, उसके पास 4 दिन रहते हैं, होटल में जाते हैं, होटल वालों का बिजनेस है बाकायदा, वो आपसे 1000 रुपया लेंगे, आपको एक फेक बिल बना देंगे कि भाई आप 4 दिन यहाँ ठहरे हैं 50,000। ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि 4 दिन आपने इस्लामाबाद में रुके नहीं, इस्लामाबाद में आप किसी दोस्त के पास रुके हैं, इस्लामाबाद में आप किसी रिलेटिव के घर रुके हैं, होटल में गए, होटल वालों को कहा यार मैंने बिल बनाना है, उन्होंने रेट रखा हुआ है कि कितने का बिल बनाना है, आप कहते हैं 4 दिन का, वो कहते हैं 1000 रुपये लेंगे, आप कहते हैं 10 दिन का, वो कहते हैं 5000 रुपये लेंगे, 50,000 का बिल होटल से बनवा लिया, फेक बिल बनवा लिया। होटल वालों ने कहा ठीक है जी आप यहाँ ठहरे थे, 50,000 का बिल है, वो 50,000 का बिल आकर कंपनी में जमा करवा दी। अब अगर कोई आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे होटल वाले नहीं मिल रहे आपको, तो आप फेक बिल लोग बना लेते हैं, प्रॉपरली वेरीफाइड नहीं होते, उनकी तस्दीक नहीं हो पाती। इस तरह होटल पे खाना खाया हो, ट्रैवल किया हो, तो उसके बिल अगर प्रॉपरली वेरीफाइड ना हो तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस फिर कंपनी अलो नहीं करेगी। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा। कंपनी ने कोई कंपटीशन करवाया, आपने वो कंपटीशन विन किया और वहाँ पर आप कोई लैपटॉप विन कर लिया आपने, या आपने कोई एक्सीलेंट सर्विस परफॉर्मेंस अवार्ड हासिल कर लिया कंपनी की तरफ से, तो वो जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस अवार्ड है वो भी फुली टैक्सेबल होगा। फुली टैक्सेबल और पार्शियली टैक्सेबल के हवाले से आखिरी आइटम है बेटा, गोल्डन हैंडशेक रिसीव्ड। गोल्डन हैंडशेक आपको मिला है। गोल्डन हैंडशेक कहते हैं जब आप कोई जॉब छोड़ते हैं या कंपनी आपको ऑफर करवाती है भाई आपको जॉब से अगर हम टर्मिनेट कर दें तो इतने पैसे हम आपको दे देंगे। आमतौर पर जब कंपनी कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है ना, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपना हिस्से बेच देती है, या हुकूमत किसी प्राइवेट इदारे को पब्लिक कर देती है या पब्लिक इदारे को प्राइवेट कर देती है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को फारिग करने का तरीका ये होता है, ये आपको उनको ऑफर की जाती है, हम आपको इतनी इतनी लमसम रकम देते हैं, आप जॉब छोड़कर चले जाएं, ताकि एम्प्लॉयज़ केस ना करें, वो ये ना करें भी हमें सारे बेनिफिट दिए जाए, हमारी जॉब कंटिन्यू रखी जाए। कंपनी अपने वन टाइम एक्सपेंडिचर कट डाउन करने के लिए ना ये ऑफर करती है। अगर गोल्डन हैंडशेक किसी एम्प्लॉय को मिला है, गोल्डन हैंडशेक कहते हैं रिटायरमेंट पर जॉब छोड़ने पर एक लमसम रकम का मिलना, अगर किसी एम्प्लॉय को वो लमसम रकम मिलती है गोल्डन हैंडशेक की, और क्वेश्चन में एवरेज रेट्स गिवन नहीं होते, इफ एवरेज रेट्स आर गिवन और नॉट गिवन, तो जितनी गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट मिलेगी बेटा वो फुली टैक्सेबल होगी। और अगर एवरेज रेट्स गिवन होंगे तो उसकी ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा क्या होगी, अभी फिलहाल उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अभी सिर्फ इतना याद रखें, अगर गोल्डन हैंडशेक की रकम मिलेगी और एवरेज रेट्स गिवन नहीं होंगे तो वो कहाँ लिखा जाएगा, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखा जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखा जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा। तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी का 10 परक्विजिट्स के बाद फुली टैक्सेबल या पार्शियली टैक्सेबल आइटम्स तक कंप्लीट हो गया। कल के लेक्चर में इनकम फ्रॉम सैलरी का आखिरी हिस्सा जिसमें हम फुली एग्जेम्प्टेड आइटम डिस्कस करेंगे कि वो सारी आइटम
जो इनकम फ्रॉम सैलरी में फुली एग्जाम्प्ट है, उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर वही बात जो मैं हर रोज़ करता हूँ, साथ साथ याद करते जाएं। अभी फ़िलहाल मुश्किल है, तो इसके बाद देखें कितना और मुश्किल हो जाएगा जब और सोर्स ऑफ इनकम भी साथ आ जाएंगे। तो इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम फुली एग्जाम्प्टेड आइटम को डिस्कस करेंगे।